पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। सो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम पहला लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक जो कि है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स क्या होता है, क्यों इनको ट्राइब्स बोलते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और ट्राइब से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश किया है इसको अपलिफ्टमेंट के लिए, उसका एक बेसिक आइडिया लेंगे। देन हम इसके बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो ट्राइब्स के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइब्स के कल्चर्स हैं, ट्राइब्स के डांस फॉर्म्स हैं, इनके बारे में हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम एक पर्टिकुलर ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हम इससे रिलेटेड पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्राइब्स। अगर हम ट्राइब्स को पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो हम ट्राइब्स होता क्या है, जनजाति क्या होता है, तो हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि जनजाति विकास के आदिम अथवा बबेर आचरण में लोगों का एक समूह है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और एक समान भाषा बोलते हैं, ठीक है, और विवाह हो गया, व्यवसाय हो गया या उद्योग हो गया, इनके विषय में इनकी कुछ एक प्रथा रहती है जिसको हम निषेध प्रथा कहते हैं। इसका पालन करते हैं एवं आपस में ही एक आदान प्रदान की व्यवस्था ये डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं जनजाति की परिभाषा का। अगर हम इनको एक समझना चाहें तो इससे हम क्या समझ में आता है, देखिए, एक समूह होता है, मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप होगा पर्टिकुलर, ठीक, प्रॉपर एक डेफिनेट इनका एरिया होगा, भूभाग से हमको ये समझ में आया, एक कॉमन लैंग्वेज होगा, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ट्राइब्स में होना चाहिए, जनजाति में होना चाहिए। और अगर हम जनजाति शब्द की बात करें ना, तो जनजाति जो शब्द है ये इंग्लिश के जो ट्राइब्स वर्ड है इसका एक हिंदी अनुवाद है, और फिर इसको भारतीय संविधान ने 1950 में अंकित किया, और फिर इसके तहत विभिन्न समूहों को, विभिन्न संगठनों को, विभिन्न ग्रुप को कुछ बेसिक क्राइटेरिया डिसाइड करके संविधान में अंकित किया है। तो हम इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें कि ट्राइब्स की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि भौगोलिक एकांकिकी, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। व्हाट इट मीन कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, ये आसपास के एरिया से अछूते रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। सेकंड हम देखें तो ये हो गया संकुचित स्वभाव। मतलब ये होता क्या है ना कि इनका बाहरी दुनिया से ज़्यादा घुलन मिलन नहीं है, हिचकते हैं, थोड़ा हिचक है इनमें, आपस में तो अच्छे से रहते हैं पर जब ये बाहरी दुनिया के संपर्क में आते हैं थोड़ा सा संकुचित स्वभाव इनका रहता है, जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। इनकी एक पर्टिकुलर विशिष्ट संस्कृति होती है। अब विशिष्ट संस्कृति की हम बात करें तो उसके अंतर्गत देखेंगे कि इनका एक अलग पर्व है। आम पर्व तो है, जैसे कि अगर हम पर्व मनाएंगे तो क्या मनाएंगे, हम जो नॉर्मल पर्व जो हम हमारे धर्म के हिसाब से जो रहता है, अगर हम बात करें तो दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया, गणेश चतुर्थी हो गए, कृष्ण जन्माष्टमी हो गए। तो वैसे ही हम बात करें तो इसमें भी जनजाति जो है उनका भी एक पर्टिकुलर पर्व होता है, वो उसको हम क्या क्या बोलते हैं जब हम आगे बात करेंगे जनजातियों के पर्व के बारे में, तो उसके बारे में हम अच्छे से विस्तृत में चर्चा करेंगे। इनका एक गीत होता है, ये तरह तरह के अवसरों पे गीत गाते हैं, जैसे किसी का जन्म हुआ, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई, फसल अगर खेतों में लगाते हैं, फसल काटते हैं, ठीक है, वर्षा होती है, तो अलग अलग विभिन्न अवसरों पे ये गीत गाते हैं। तो कौन कौन से अवसरों पे क्या क्या गीत गाते हैं, किस किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, हमें आने वाले लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। हर जनजाति का खेती पद्धति अलग होता है, ठीक है, जो भी पद्धति है वो हालांकि आता है झूम खेती के अंदर, ठीक है, पर झूम खेती में भी जो टाइप्स हैं, सब कैटेगरी हैं, उनके अंदर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम देखेंगे आगे में। इनका अलग अलग विवाह पद्धति है,
ठीक है। वर वधु चुनने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नृत्य होते हैं, और हर जनजाति में कुछ न कुछ निषेध प्रथा होती है, उनकी कॉमन बोली होती है। तो हम इनके बारे में आगे अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। आदिम जाति के लक्षण इसमें होने चाहिए, ये भी एक प्रकार की विशेषताएं हैं, ठीक है। एवं इनका जो सोसाइटी है, जो इनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वो कंजर्व रहता है, मतलब वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा घुल मिल नहीं आने के कारण ये अपने जो ट्रेडिशनल, ठीक है, जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, जो भी इनकी नियम कानून है, वो उसी हिसाब से चीज़ों को अपने सोसाइटी में, अपने समाज में लागू करते हैं और उसी नियम कानून को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए जनजाति की विशेषताएं के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि जनजाति की विशेषताएं क्या हैं, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जनजाति के बारे में आगे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वो प्रभावित रहेंगी। सो मेरा कोशिश यही है कि मैं मेंस और प्री दोनों को साथ में कवर करते चलूं, और जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगी मैं उसको प्री के लिए अलग से एक नोट बना के या बॉक्स में डाल दूंगा, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जनजाति समुदाय का वर्गीकरण, ठीक है। व्हाट इट मीन्स कि जनजाति समुदाय को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें भौगोलिक वर्गीकरण, मतलब क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन हम बोल सकते हैं। लाइक कि कुछ देखिए जनजाति क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत देश में प्रत्येक जगह पे एक अच्छे जनसंख्या में इनका निवास है। कुछ क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं जनजाति, कुछ जगह आके बसे हुए हैं। तो हम इनको डिवाइड करते हैं कि ये भारत के उत्तर भाग की जनजातियां हैं, ये उत्तर पूर्व की जनजातियां हैं, ये दक्षिण भाग की जनजातियां हैं। तो ये एक भौगोलिक आधार है वर्गीकरण का। तो हम इसके बेसिस पे बात करें तो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं BS गुहा जी, ठीक है। इन्होंने इस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि भारत की उत्तर क्षेत्र की जनजातियाँ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जनजातियाँ एवं मध्यवर्ती क्षेत्र की जनजातियाँ, ठीक है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वो मध्यवर्ती क्षेत्र की जनजातियों के अंतर्गत आएगा। और एक हमारे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट श्यामा चरण दुबे, हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने एक किताब भी लिखा हुआ है श्यामा चरण दुबे ने, द कमार्स, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में कमारों पे एक किताब लिखा हुआ है श्यामा चरण दुबे जी ने। तो 1960 में इन्होंने बतौर 4 भागों में भौगोलिक आधार पे बांटा है। पहला उत्तर पूर्वी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो जो इसमें असम साइड की, असम और अरुणाचल प्रदेश जो वहाँ 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, उनकी जो जनजातियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो इसमें हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य आ जाएंगे। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से नीचे जो भी राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सारे राज्य इसके अंतर्गत आएंगे। और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में आपका गुजरात, राजस्थान, है ना, ये 2 राज्य इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि श्यामा चरण दुबे जी ने इसको 4 भाग में बांटा है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इसमें से कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। बस आप ये याद रखिए। और मेरे हिसाब से ये श्यामा चरण दुबे जी का थोड़ा नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों से रिलेटेड है। इन्होंने द कमार पे एक पुस्तक लिखी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। हम आगे आप बात करते हैं प्रजाति वर्गीकरण, ठीक है। तो प्रजाति वर्गीकरण क्या हुआ कि कौन सी जनजाति कहाँ से विस्थापित हुई हैं, ठीक है, कौन से क्षेत्र से विस्थापित हुई हैं, या फिर हम उनके बनावटी आधार पे बात करें, बनावटी आधार पे किनको क्या बोला जाता है। तो अगर हम देखें इनमें 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम हम देखने मिलता है, जैसे कि एक हो गया रिस्ली और एक BS गुहा। जो हम BS गुहा जी के बारे में हम पहले भी पढ़े थे।
तो रिस्ली ने पर्टिकुलर 6 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है जनजाति को, ठीक है। तुर्क ईरानी, इंडो आर्य, मंगोल। तो देखिए आपको याद रखना है कि तुर्क ईरानी, इंडो आर्य एंड मंगोल। उसके बाद हम साउथ में जो हम पढ़ते हैं द्रविड़, द्रविड़ और आर्य मिल गए तो बन गए आर्य द्रविड़, ठीक है। और द्रविड़ और ये हो गया साइथो द्रविड़। और फिर BS गुहा जी ने 1931 में जनगणना जो हुआ था भारत का सेंसस, उसमें उन्होंने 2000 हेड काउंट्स किए थे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हेड काउंट्स उन्होंने गिने थे, 2000 जनजातियों को पर्टिकुलर उन्होंने पहचान की, उसमें गिना, उनको फिर कैटेगराइज किया। तो उसके हिसाब से वो भारत की जनजातियों को 6 भागों में उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। एक निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक एंड पश्चिमी ब्रेकिसेल्स। तो अगर हम पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की जनजाति की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ में जनजाति पाई जाती हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया प्रजाति के आधार पे, ठीक है। अब आगे देखें, आगे हम देखेंगे भाषा के आधार पे छत्तीसगढ़ की जनजाति या यूँ कहें भारत की जनजाति को हम कितने भागों में मुख्यतः विभाजित कर सकते हैं। तो भाषाई वर्गीकरण की बात करें तो ये मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला हो गया आग्नेय या फिर हम इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहते हैं, और इसी के अंतर्गत आता है आर्य भाषा परिवार। तो देखिए इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, PSC हो या व्यापम हो, कि संथाली या खरवारी या गोंडी या खड़िया ये किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, किस भाषा परिवार के हिस्सा हैं। तो आपको ध्यान रखना है आर्य भाषा परिवार। अब क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए CGPSC या व्यापम क्या कर सकता है, आर्य भाषा का ऑप्शन ना देके वो आग्नेय या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का ऑप्शन दे सकता है। तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये जो आर्य भाषा परिवार आग्नेय भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है, और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली, खरवारी, गोंडी, खड़िया, सवरा, गदबा और भी भाषाएं हैं। हम आगे अलग से भाषा परिवार के जनजातियों की भाषा परिवार के बारे में बात करेंगे। ये बस ये बेसिक आइडिया है। दूसरा विभाजन है वो तिब्बती चीनी परिवार हो गए, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो जनजातियां हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सिक्किम, असम के जो लगे हुए क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो इस परिवार का हिस्सा हैं। तीसरा जो विभाजन है वो आसामी बर्मी शाखा कहा गया, एंड चौथा द्रविड़ परिवार। तो द्रविड़ परिवार का जो अस्तित्व है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जो कोरवा भाषा है, कुड़ुक हो गया, ये सब जो भाग है वो ये सब जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो हम देख लिए जनजातियों का विभाजन किस किस आधार पे। तो हमने पढ़ा 3 आधार। पहला क्या है फ्रेंड्स, पहला है ज्योग्राफिकल, दूसरा हो गया स्पेसिस, तीसरा हो गया लैंग्वेज, ठीक है। मतलब भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार एवं भाषाई आधार पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ट्राइब्स का स्टेटस है वो भारत में जो ट्राइब का स्टेटस है वो क्या है, वो कैसा है। तो अगर हम सेंसस की बात करें 2011 के हिसाब से तो टोटल पॉपुलेशन का 8.2% जो है वो ट्राइब्स हैं, ठीक है। एंड 2001 में ये 8.6% थे, ठीक है। तो देखिए अगर PSC चाहे या PSC थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रेंड पे कि 2001 की तुलना में 2011 की जो जनजातीय जनसंख्या है उसमें कमी आई है, ठीक है, या बढ़ोतरी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस टाइप के डाटा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी इन डाटा का ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर आप निबंध लिखे रहे हैं या जनजाति से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं मेंस में तो ये डाटा फिर काम आएगा आपको। पर इससे आप ये समझिए ना,
थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2001 में 8.6% थे, 2011 में 8.2% थे। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है। आप इसको ऐसे देखिए कि 2001 में अगर अगर जनसंख्या 100 करोड़ होगी तो उसका 8.6% होगा, तो मैं ये अप्रॉक्स 8.6 करोड़ बोल सकता हूँ। वहीं अगर 2011 के सेंसस की बात करूँ तो यहाँ हम बोलते हैं 122 करोड़, ठीक है। तो उसका 8.6 देखेंगे तो मोटा मोटी मैं बात करूँ तो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास आएगा। तो टोटल जनसंख्या बढ़ी है, पर जो टोटल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या है उसका जो परसेंटेज है वो घटी है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन बट डिक्लाइन इन देयर प्रोपोर्शन इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स तो बहुत तरीके की हैं, बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न कैटेगरी, भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें जो मुख्यतः ट्राइब जो भारत में जिनका अस्तित्व है, भारत में जो ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं वो है गोंड, भील और संथाल। ये डाटा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि कुछ बुक्स गोंड को ज़्यादा बोलती हैं, कुछ बुक्स भील को ज़्यादा बोलती हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से लेवल में बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको ही पता है कि छत्तीसगढ़ की जो मुख्य जनजाति है वो गोंड है। 50% से ज़्यादा जनजाति छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो गोंड की ही है। तो गोंड जो पाई जाती हैं वो सीजी में और मुख्यतः एमपी में, ये दो राज्य में ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती हैं। और हम भील की बात करें तो भील एमपी और राजस्थान और कुछ भाग गुजरात में पाई जाती है। संथाल जनजाति की बात करें तो ये मोस्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत उड़ीसा का जो उत्तरी भाग है वहाँ पाई जाती है। तो ये तो हो गया जो मुख्यतः जनजाति पाई जाती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या स्टेटस है जनजातियों को लेके इंडिया का। जैसे कि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों का कौन से प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि सबसे ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनजातियों की एसटी की कहाँ पर पाई जाती है, तो ये है मिजोरम। वहाँ लगभग 95% जो पॉपुलेशन है वो एसटी है। सबसे कम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये तो हो गया जनजातियों को लेके। अगर हम जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या जो पढ़ रहे होंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या कहीं कोचिंग किए होंगे, तो वो छत्तीसगढ़ की जब जनजातियों की हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक ही हम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति। तो आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति आई कहाँ से। क्या ये चीज़ें जब संविधान निर्माण हुआ तब से थी, कि उससे पहले ब्रिटिशों ने कुछ हितों की रक्षा करने के लिए जनजातियों को ये ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप जाएंगे ना तो ये देखेंगे कि इसका जो मेंशन है जब संविधान 1950 में बना था, 1950 में जब लागू हुआ संविधान, ठीक है, तब इस चीज़ का नहीं था मेंशन नहीं था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये आपको देखना होगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 5th ईयर प्लान में इमर्ज हुआ, ठीक है। हुआ क्या, 5th ईयर प्लान में एक टास्क फोर्स बनाया गया, ठीक है। उसको बोला गया कि आप ट्राइबल सिचुएशन इंडिया में उसको आप एनालाइज करो, उस पर एक रिपोर्ट सौंपो, जिससे हम जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे उसके तरफ इंक्लाइन कर सके, जिससे ट्राइबल जनजाति का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ठीक है। और उसी के उपलक्ष्य में, या वो ये बोलें कि उसी योजना या उसी रिपोर्ट्स के आधार पे एक ट्राइबल सब प्लान तैयार किया गया, ठीक है, जिसका मेन काम क्या था, जनजातियों के हितों की कानूनी और प्रशासनिक सहयोग द्वारा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब कैसे करेंगे,
तो आप जनजाति के कानूनी अधिकार हैं जो उनको, ठीक है, उनको दिलवाइए, और जो प्रशासनिक सहयोग दे सकते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक, या फिर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं अलग अलग जनजातियों के उन्नयन के लिए, ठीक है, उनके द्वारा आप उनको सहयोग करिए, जिनसे क्या होगा, जिनसे उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी, ठीक है, ठीक है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अल्टीमेटली गोल ये है कि उनका जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको अच्छा किया जाए, ठीक है। तो ये 1974 में एक जनजाति उपयोजना या ट्राइबल सब प्लान तैयार किया गया, जिसके जो मुख्य कार्य थे ये निम्नलिखित थे जो मैंने आपको अभी बताया। फिर क्या हुआ कि फिर हम इसको आगे देखें तो फिर 1975 में होम मिनिस्टर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसमें विभिन्न सुझावों को मांगा गया और ये देखा गया उनसे, ये इस बात पे एक कॉमन निर्णय बना कि किन किन आधार पे हम इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दें, या इंग्लिश में बोलें तो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दें, ठीक है। फिर भी इनका जो निर्णय है वो एक समान मोड़ पे नहीं आ पाया। सो फिर 1976 में क्या हुआ कि जो ट्राइबल कमिश्नर्स हैं, जनजातीय आयुक्त हैं, ठीक है, और जो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके आधार पे, ठीक है, उनके आधार पे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, जिससे और जो भी जनजाति इन तीनों क्राइटेरिया के अंतर्गत आती हैं तो उन्हीं को हम विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो पहला जो अगर हम बात करें तो पहला क्या है, कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी, मतलब वो जनजाति जो आज भी जो आदिम जातियों की तरह जो कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं, जो इनकी स्थायी कृषि नहीं है, नए तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते, नए औजारों का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो इनके अंतर्गत हम इनको दे सकते हैं। निम्न साक्षरता दर, तो ये बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे जनजातियाँ तो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, पर उनमें भी देखा जाता है कि रिलेटिवली इनमें भी कौन सबसे कम साक्षर है। और कुछ जनजातियों की जनसंख्या भारत में देखेंगे तो बहुत कम है और वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे जनजातियों को हमको संरक्षण करने के लिए भी इस क्राइटेरिया को डाला गया कि जिनकी जनसंख्याएं विलुप्त हो रही हैं, जो छोटी हैं, जिनकी जनसंख्या में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, सो ये ऐसे जनजातियों को हम पीवीटीजी या विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने अभी आपको बताया कि 5th ईयर प्लान में ये अवधारणा आई थी, और 5th ईयर प्लान में जब ये अवधारणा आई तब उस समय इस आधार पे 52 जनजाति को, ठीक है, इसके अंतर्गत भारत की 52 ना, आप छत्तीसगढ़ की मत सोच लीजिएगा, भारत की टोटल 52 जनजातीय समूह को इसके अंतर्गत रखा गया, और 5th ईयर प्लान में इसे 75 कर दिया गया। और तो वर्तमान में भी हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीवीटीजी हैं टोटल 75 टाइप्स हैं, इनको मान्यता मिली हुई है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं और आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू, गुड बाय।